नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन बुक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर के लिए। दोस्तों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को लेकर है फर्स्ट पेपर। दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास वैसे रहेगी बीए फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र। दोस्तों तो हमने कुछ क्लासों में तो डिस्कशन इस लघुत्रात्मक प्रश्नों पर किया था, लेकिन थोड़े बहुत और भी सवाल रह चुके थे, तो उन सवालों पर डिस्कशन अब कर लेते दोस्तों। ज़्यादा टाइम कुछ हुआ नहीं है। तो दोस्तों वैसे आज की क्लास इससे पूरी महामैराथन क्लास रहेगी दोस्तों। पूरी सीरीज का विश्लेषण इस एक क्लास में रहेगा। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहिएगा, यही मेरा निवेदन आशा रहेगी आप सभी से कि आप अंत तक बने रहे। और कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आ सकते हैं और किस प्रकार आपको एग्जाम में अपने इस पेपरों को मैनेजमेंट करना है, तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा और जानिए। तो 25वें सवाल से आज की क्लास रहती है। तो दोस्तों हमने पिछले कुछ क्लासों में डिस्कशन इन क्लासों को किया है, तो उन सभी क्लासों को आप वैसे अटेंड जरूर करें। तो दोस्तों चलिए 25वां सवाल है। 25वां सवाल है कि हॉम्स रॉबर्ट की कौन सी पुस्तकें हैं, कौन सी हॉम्स रॉबर्ट की कौन कौन सी पुस्तकें, उन पुस्तकों के आपके नाम लिखने हैं। तो दोस्तों क्या है, पहली पुस्तक का नाम है थॉमस रॉबर्ट की पुस्तकें क्या है कि लेटर ऑफ वाइट रोड ऑन द पुअर लॉज, लेटर ऑफ वाइट रोज ऑन द पुअर लॉज, ये पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कॉर्न लॉज, ठीक है। और तीसरी पुस्तक है नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट, ठीक है। और चौथी है ग्राउंड ऑफ ए ओपिनियन ऑफ द पॉलिसी ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द इम्पोर्टेशन द मेच्योर ऑफ, पांचवी पुस्तक है द मेच्योर ऑफ वैल्यू, द मेच्योर ऑफ वैल्यू, ये पांचवी पुस्तक है दोस्तों। तो ये पुस्तकें जो इंग्लिश में लिखी गई है, ये टाइटल है इंग्लिश में इसके, तो ये पुस्तकें थॉमस रॉबर्ट के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए 26वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, छोटे सवाल है लेकिन थॉलथस दोस्तों, मोलथस सॉरी, थॉलथस नहीं, मोलथस के आर्थिक विचारों को गिनाइए। यानी कि जो मोलथस ने कौन कौन से आर्थिक विकास के बारे में जो विचार किए थे, उन विचारों को लिखना है। पहले विचार है कि जनसंख्या का आर्थिक सिद्धांत, जनसंख्या का आर्थिक सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत है। और दूसरा है मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, विवरण का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, सामान्य अति उत्पादन का सिद्धांत, सामान्य अति उत्पादन का सिद्धांत, अनुत्पादक श्रम एवं भूस्वामी संरक्षण तथा खाद्यान्न का आयात। तो ये माल्थस की जो पुस्तक है आर्थिक विचारों के बारे में दोस्तों, ठीक है। इसने मूल्य निर्धारण का सिद्धांत दिया, ठीक है। जनसंख्या का जो आर्थिक सिद्धांत है, जो आर्थिक सिद्धांतों के बारे में विचार किया, तो वो कौन है, माल्थस। ओके, 27वां सवाल है माल्थस के आर्थिक विकास के संबंध में क्या विचार थे। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि आर्थिक विकास में जो ये संबंध दिए थे, तो ये क्या थे। राष्ट्र का आर्थिक विकास जनसंख्या की दृष्टि से निर्भर करता है। जो राष्ट्र का, एक देश का जो आर्थिक विकास है वो जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करता है, किंतु केवल जनसंख्या की दृष्टि द्वारा देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता, यह आवश्यक भी नहीं है। इस कारण माल्थस के विचारानुसार जनसंख्या के अतिरिक्त राष्ट्र की पूंजी का राशि में निरंतर वृद्धि होना आवश्यक है। अतिरिक्त कच्चे माल की पूर्ति को संभव बनाने के लिए उर्वर भूमि का होना भी आवश्यक है। कोई भी अतिरिक्त कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, एक उर्वर भूमि की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जो माल्थस ने अपने विचार प्रदर्शित किए, तो उसमें कई विचारों को एक ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को पेश किया कि जो माल्थस के अनुसार इस जनसंख्या के अतिरिक्त राष्ट्र की पूंजी राशि में निरंतर वृद्धि होना आवश्यक है। जो पूंजी है राष्ट्र के पास में, धन है, तो निरंतर इसमें वृद्धि होनी चाहिए। और यह वृद्धि तभी होगी जब कच्चे माल की पूर्ति संभव करने के लिए, जैसे कि कोई कच्चा माल है और उससे पक्का माल बनाना है, तो उस कच्चे माल की उत्पत्ति के लिए, एक कच्चे माल की उत्पत्ति जो जमीन से होती है, तो जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो ये माल्थस ने अपने आर्थिक विचारों से पहले ये सोच लिया था कि ये होना जरूरी है। अगला है 28वां सवाल कि नव माल्थसवाद क्या है। नव माल्थसवाद क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों आप तो वैसे अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होंगे, तो ये तो आप जानते भी होंगे छोटी ये नव माल्थसवाद क्या है, तो इसके बारे में तो आप जरूर जानते होंगे अगर आप कॉलेज रेगुलर गए। यह वह आंदोलन है, एक आंदोलन था ये नव माल्थसवाद, ठीक है, जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया गया। दोस्तों जो नव माल्थसवाद है, एक सिद्धांत था, आंदोलन था, और ये इसलिए चलाया गया जो कि एक माल्थस नामक वैज्ञानिक एक विद्वान था। इस विद्वान ने और इसके अनुयायी थी, इस माल्थस विद्वान का जो अनुसरण करने वाले व्यक्ति थे, तो उसने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या को कम करना के लिए एक क्या
अभियान चलाया, सिद्धांत चलाया और इस नव माल्थसवादियों ने सहवाद के आनंद को कम किया। जो सहवाद का आनंद था तो उसको कम किया कि ये बिना जनन दर में कभी कमी करने में यांत्रिक एवं रासायनिक गर्भ निरोध के रूप में संतति निग्रह के उपायों को भी की भी सिफारिश की थी। यानी कि जनसंख्या की कमी के बारे में जो भी इसने उपाय बताए तो वो कौन थे, एक नव माल्थसवाद के अंतर्गत आते थे। और ये किसके द्वारा, नव जो माल्थस था तो उसके अनुयायी थे, तो उस अनुयायियों द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए कई प्रकार के तरीकों को अपनाया और इसमें कमी करने के लिए यांत्रिक और रासायनिक गर्भ निरोध जो संतति निग्रह के उपायों के बारे में सिफारिश की। तो यही था नव मानववाद, ठीक है, नव माल्थसवाद। ओके, 29वां सवाल है, आर्थिक विचारों के इतिहास में सिसमोडी का महत्व किन कारणों से। आर्थिक विचारों की इतिहास में, आर्थिक विचारों का जो इतिहास है इसमें सिसमोडी का महत्व किन कारणों से है। उन्होंने अपने प्रारंभिक काल में संस्थापित अर्थशास्त्र का समर्थन किया। जो प्राचीन काल में, पहले काल में जो संस्थापित जो अर्थशास्त्र था उसका समर्थन किया किसने, इस सिसमोडी का, ठीक है। इतिहास में सिसमोडी का महत्व किन कारणों से, तो इसने क्या किया कि जो पहले से चले आ रहे प्रारंभिक काल के जो संस्थापित अर्थशास्त्र थे उसको माना और उसका समर्थन किया, ठीक है, और स्मिथ की प्रशंसा की। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन में संस्थापित अर्थशास्त्र के प्रतिपक्षी के रूप में समाप्त किया। जो भी इस संस्थापित अर्थशास्त्र के प्रतिरूपी थे उसको समाप्त किया। उनको कुछ बातों के आधार पर समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको, इस सिसमोडी को समाजवाद का कुछ बातों के आधार पर जनक भी कहा जा सकता है। तीसरा सवाल, सिसमोडी के लाभ पर क्या विचार थे। दोस्तों सिसमोडी के जो विचार थे वो लाभ के बारे में क्या विचार थे। दोस्तों सवाल भी पूछा जा चुका, तो मशीनों का प्रयोग केवल उसी अवस्था में लाभप्रद हो सकता है। मशीनों का प्रयोग किसी उसी अवस्था में, मशीनों का प्रयोग उसी अवस्था में लाभप्रद हो सकता है जब एक उद्योग में मशीनों का प्रयोग के कारण निकाले गए श्रमिकों को अन्य उद्योगों में रोजगार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों ये क्या बता रहा है सिसमोडी, कि इस सिसमोडी ने बताया कि किसी क्षेत्र में अगर मशीन का उपयोग करना है, मशीनों का उपयोग करना है, तो ये देखना जरूरी है कि जो पहले मशीन से कार्य नहीं होता था, यानी कि वो श्रमिक कार्य करते थे, लेकिन आज श्रमिकों की जगह मशीन आ गया है और मशीन वो कार्य कर रहा है, तो वो श्रमिक थे उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जब उन सैनिकों को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो उनको बाहर उद्योगों में रोजगार प्राप्त हो सकता है तभी, यानी दूसरे धंधों में वो अगर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मशीन के स्थान पर तो उसे रोजगार प्राप्त होता था, लेकिन अब मशीन आ गया यानी कि उसको रोजगार नहीं मिला और वो वहां से निकल गए और मशीन वो कार्य करने लगा। तो अब वो जो मजदूर थे तो वो रोजगार प्राप्त करने के लिए इसके अलावा इन्हें काम मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर उसको काम मिल जाता है तो उसको बाहर निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना चाहिए। तो इसने ये बताया, इन्होंने मशीनों के प्रयोग के कारण उपलब्ध हुए लाभों का पूरा इच्छा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो मजदूर होते हैं उसको तो मजदूरी मिलती नहीं है और मजदूरों का काम मशीन कर देती है, इसलिए मजदूर अपनी रोटी कहाँ से खाएगा। ऐसा नहीं कि इसने सब कुछ छोड़ा है, ठीक है, सिसमोडी ने। इसलिए मशीनों का प्रयोग वहीं पर हो जहां पर मजदूर भी हो और मजदूर को कोई दूसरा धंधा मिल जाए ताकि उसका भी चलता रहे। हेने ने JS मिल के लिए क्या कहा। हेने ने JS मिल के लिए क्या कहा। मिल ने संस्थाओं एवं नीतियों में उपयोगिता के विचार के प्रयोग का नेतृत्व किया था और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को प्रकृति नियम एवं प्राकृतिक अधिकारों की बात करने से रोकने में सहायता भी की थी। इस हेने ने JM मिल के लिए जो कहा था, तो क्या कहा था कि मिल अपने संस्थाओं नीतियों में उपयोगी विचार के प्रयोग का नेतृत्व किया, ठीक है, और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को प्राकृतिक नियमों, प्राकृतिक अधिकारों की बात करने से रोकने में सहायता की थी, ठीक है। और मिल ने व्यक्ति और समाज के संबंध को समझने में महत्व का नेतृत्व किया। एक व्यक्ति और समाज में जो बंधन होता है उसको समझने में एक महत्व पेश किया, उसका नेतृत्व किया किसने, मिल ने। ओके, अगली दोस्तों सवाल बनता है, JS मिल की पुस्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों JS मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम। पहली पुस्तक है द सिस्टम ऑफ लॉजिक की पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है एजेस ऑफ सम अनटिल्ड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी इकोनॉमी। तीसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। JS मिल के आर्थिक विचारों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों को बताइए। JS मिल के जो आर्थिक विचारों को प्रभावित करने वाले कारक है, तो कौन कौन से कारक है JS मिल के आर्थिक विचारों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का प्रभाव, समाजवादी विचारकों का प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव, प्लेटो एवं अरस्तु दर्शन का प्रभाव, मिल के सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन को जॉन लॉक एवं डेविड ह्यूमन ने समुचित प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों 34वें सवाल की ओर। जे.एस. मिल द्वारा अर्थशास्त्र की कोई दो परिभाषा। जे.एस. मिल ने जो अर्थशास्त्र की दो परिभाषा ली तो उन दो परिभाषाओं को लिखना। मिल के अनुसार अर्थशास्त्र धन केंद्रित है। क्या है? अर्थशास्त्र एक धन केंद्रित है, धन का केंद्रित है, केंद्र को धन को केंद्रित बनाए रखे, और एक विज्ञान भी है। एक अर्थशास्त्र धन केंद्रित और साथ ही साथ विज्ञान भी है। यही नहीं, उसके अनुसार नैतिक एवं व्यवहारिक पहलू को मान्यता प्रदान करते हुए विज्ञान के साथ कलासी है ताकि मानव कल्याण में वृद्धि का रास्ता दिखाया जा सके। इस प्रकार मिल ने अर्थशास्त्र को वास्तविक आदर्शात्मक एवं कला का पहलू अध्ययन बताया। एक मिल ने जो अर्थशास्त्र को वास्तविक आदर्शात्मक एवं कला का एक पहलू बताया है, तो यही मिल के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा है। 35वां सवाल है, मिल ने अनुत्पादक मिल ने अनुत्पादक श्रम का क्या अर्थ बताया। अनुत्पादक श्रम का अर्थ उन श्रम से है जो भौतिक श्रम का निर्माण नहीं करता, अर्थात जो समाज अथवा समस्त संसार को भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करके अधिक धनी बनाने के स्थान पर भौतिक वस्तुओं का उपभोग करके अधिक गर्व कर देता है। तो 37वां सवाल है, काल्पनिक समाजवादी किसे कहते हैं। काल्पनिक समाजवादी किसको कहा जाता है दोस्तों? सहयोगी या सहचर्य समाजवादियों की विचारधारा में व्यवहारिकता का अभाव होने के कारण उसके काल्पनिक समाजवादी कहते हैं। दोस्तों काल्पनिक समाजवादी क्या होता है कि जो सहयोगी सहचर्य और समाजवादियों की विचारधारा में व्यवहारिकता का अभाव होने के कारण जो सहयोगी होता है, सहचर्य होता है और समाजवादी होता है और विचारधारा होती है, तो इनमें जो व्यवहारिकता होती है और इनमें अभाव होने के कारण, अगर व्यवहारिकता, विचारधारा, समाजवादियों, सहचर्यों और इनमें सब में क्या हो एक अभाव हो और इनको काल्पनिक समाजवादी कहते हैं। और इनमें धन और इनमें इन समाजवादियों को सम्मिलित किया जाता है रॉबर्ट ओवेन, फ्रैंकोइस मेरी, चार्ल्स फेरियर प्रोधो, फेडरिक लिस्ट और कार्ल मार्क्स आदि। 37वां सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। सवाल है कि काल्पनिक यूटोपियाई योजना क्या है। दोस्तों जो काल्पनिक यूटोपियाई की योजना है तो वो क्या है? मनुष्य अपनी परिस्थिति का दास होता है। जो काल्पनिक यूटोपियाई योजना है तो उस योजना के अनुसार या फिर काल्पनिक यूटोपियाई योजना के अनुसार इसका योजना क्या है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास होता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों और वातावरण का दास होता है और सामाजिक वातावरण उसके भलेपन अथवा बुरेपन का कारण होता है। जो मनुष्य अपनी परिस्थिति का तो दास होता है, साथ ही साथ सामाजिक वातावरण उसके भलेपन और बुरेपन का कारण, जो सामाजिक वातावरण होता है उसके आसपास में, तो उसके भलेपन और बुरेपन का कारण भी होता है। और एक और है कि पूंजीवादी प्रतियोगिता प्रणाली के स्थान पर सहकारी संघ की स्थापना। पूंजीवादी जो प्रतियोगिता प्रणाली है और पूंजीवादी प्रतियोगिता प्रणाली है तो उसके स्थान पर पूंजीवादी प्रतियोगिता प्रणाली के स्थान पर सहकारी संघ की स्थापना एवं लाभ का उन्मूलन करने के उद्देश्य से मुद्रा की संस्था को समाप्त करने का सुझाव भी दिया था। चलिए दोस्तों 38वें सवाल की और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बनता है कि रॉबर्ट ओवन के व्यवहारिक सुधार कार्यक्रम की दो बातें समझाइए। जो रॉबर्ट ओवन है, रॉबर्ट ओवन के जो व्यवहार में सुधार करने के कार्यक्रम है उसकी बातें बतानी दोस्तों। तो उन्होंने रॉबर्ट ओवन ने अपने मिल के काम करने वाले श्रमिकों के रहने के लिए स्वस्थ और हवादार ग्रहों का निर्माण कराया। ठीक है, अपने जो श्रमिक थे मिल के अंदर काम करते थे तो उसके लिए एक हवादार महल बनाया, स्वस्थ महल बनाया। ठीक है, और मिल के श्रमिकों के कार्य करने के घंटों में 17 घंटे प्रतिदिन से घटाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दिया। यानी कि जो मिल में जो मजदूर काम करते थे तो कितने 17 घंटे दिन में काम करते थे, उसको घटाकर 10 घंटे कर दिया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवन के द्वारा, जो एक व्यवहारिकता में परिवर्तन सुधार करने का एक कार्यक्रम चलाया। तो यही उसमें थी योजना। चार्ल्स फोरियर द्वारा रचित पुस्तकों के नाम दोस्तों। चार्ल्स फोरियर द्वारा रचित पुस्तकों के नाम दोस्तों। थ्योरी ऑफ द फॉर मूवमेंट एंड द जनरल डिस्टिन्यूज। ठीक है, ये पहली पुस्तक होगी। अब दूसरी पुस्तक है थ्योरी ऑफ द यूनिवर्सल यूनिटी और तीसरी पुस्तक है द न्यू इंडस्ट्रियल एंड सोशल वर्ल्ड। द न्यू इंडस्ट्रियल एंड सोशल वर्ल्ड, ये तीसरी पुस्तक है किसकी? चार्ल्स फोरियर की। ओके,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 40 सवाल की और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेवे। दोस्तों अपने जो कॉलेज में पढ़ते हैं अपने साथी उसके साथ में शेयर करो ताकि वो भी इस सीरीज को पढ़ सके दोस्तों और अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखा सके। तो दोस्तों 40वां सवाल है आप सभी के सामने कि फोरियर के सामाजिक दर्शन संबंधी विचार क्या है। जो फोरियर के जो सामाजिक दर्शन से संबंधित विचार है तो वो विचार क्या है। संसार में कोई ऐसा अति प्रभावशाली शक्ति है दोस्तों, संसार में कोई ऐसी अति प्रभावशाली शक्ति है। फोरियर के जो सामाजिक दर्शन से संबंधित विचार है उसके बारे में लिखना है। तो संसार में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी अति प्रभावशाली शक्ति है जिसके प्रभाववश होकर मनुष्य एक साथ मिलकर काम करते हैं, परंतु कृत्रिम मनुष्यकृत बाधाएं इस प्राकृतिक नियमों को क्रियाशील नहीं होने देती है और वे बाधाएं समाज विरोधी है जिसको दूर किया जाना समाज के हितों में रहेगा। 41वां सवाल है कि फोरियर के श्रम प्रेरक योजना बताइए। फोरियर की जो श्रम प्रेरक योजना उसको बताइए। तो उत्पादन की वृद्धि हेतु श्रमिकों का व्यवसाय में कुछ हित होना। दोस्तों जो फोरियर के श्रम प्रेरक योजना है तो उस श्रम प्रेरक योजनाओं में कुछ योजनाएं थी। पहली योजना है उत्पादन में वृद्धि हेतु, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए श्रमिकों का जो व्यवसाय में कुछ हित होना चाहिए। अगर श्रमिक है, मजदूर है, उसका व्यवसाय में कुछ हित होगा, यानी कि जो मजदूर मजदूरी करता है तो उसमें उसको कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे अच्छे खासे, तो वो अच्छे उत्पादन की दृष्टि से यानी वो मेहनत करेगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। यानी उत्पादन ज्यादा करना है तो श्रमिकों की मजदूरी भी अच्छी होनी चाहिए, इस प्रकार। और दूसरी योजना, श्रमिक का व्यवसाय में कुछ स्वामित्व होना चाहिए। दोस्तों व्यवसाय है जो भी, उसमें श्रमिक का जो क्या होना चाहिए, व्यवसाय स्वामित्व होना चाहिए। जैसे कि स्वामित्व कौन होता है, जैसे कि किसी और का खेत है और कोई और मजदूर वहां पर काम करता है, तो यानी कि ये जो श्रमिक है वो किसी और के खेत में काम करता है तो खेत का मालिक है वो स्वामित्व हो गया, यानी उसका स्वामी हो गया। तो जो श्रमिक है उसका भी स्वामित्व होना चाहिए साथ साथ में, तब जाके व्यवसाय अच्छा चलेगा। तो इसने ये दूसरी बात बताई। और खेल सुखद होता है, खेल सुखद होता है, वैसे श्रम की भी सुखद होना चाहिए। वैसे श्रम भी सुखद होता है, खेल सुखद होता है, वैसे श्रम भी सुखद होना चाहिए। श्रम को अगला है श्रम यानी मेहनत को आकर्षक बनाने हेतु उचित मजदूरी हो। श्रम को आकर्षक बनाने तो उचित मजदूरी होगी तभी वो एक इंटरेस्ट लेंगे। कार्य रुचि के अनुकूल होना चाहिए, जो भी कार्य उसको दिया जा रहा है वो रुचि यानी उसकी रुचि के अनुकूल भी होना चाहिए। प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत संपत्ति, प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। प्रौद्योगिकी के अनुसार व्यक्तिगत निजी संपत्ति समाज में इन महान बुराइयों अन्याय का स्रोत थी। दोस्तों प्रौद्योगिकी जो व्यक्तिगत संबंधी सिद्धांत थे तो उसको स्पष्ट करना है। तो प्रौद्योगिकी के अनुसार व्यक्तिगत निजी संपत्ति समाज के जो व्यक्तिगत, प्रौद्योगिकी के अनुसार व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष की जो निजी संपत्ति यानी खुद की पर्सनल संपत्ति है, धन है, उसको समाज के इस महान बुराई अन्याय का स्रोत थी। सभी संपत्ति चोरी है तथा सभी संपत्ति स्वामी चोर है, सभी संपत्ति स्वामी चोर है। और क्योंकि ये समाज में कमजोर व्यक्तियों, श्रमिकों का शोषण करके जो संपत्ति प्राप्त करना चाहते, अतः इससे गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। ओके, यही व्यक्तिगत संपत्ति थी। एक व्यक्तिगत संपत्ति जो खुद संपत्ति स्वामी है वो भी चोर है और कमजोर समाज में जो श्रमिक है उसका भी शोषण करके उसके पास से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही एक व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। यानी कि खुद की संपत्ति में बढ़ावा देना, यानी सामने वाले का कितना भी घाटा हो रहा है लेकिन खुद की भलाई हो, खुद की धन इकट्ठा हो, तो यही सोचते हैं सभी। तो लुई ब्लैक के सुझावों को बताइए। लुई ब्लैक के सुझावों को बताइए दोस्तों। लुई ब्लैक ने जो सुझाव दिए थे उसको बताना है। राज्य को समाज के उत्पादन का सर्वोत्तम नियामक विचारक होना चाहिए। जो राज्य होता है उसको एक राज्य होता है उसको समाज में उत्पादन का सर्वोत्तम निर्णायक नियामक विचारक होना चाहिए। एक राज्य होता है और राज्य में जो राज्य के समाज में उत्पादन का सर्वोच्च नियामक विचारक होना चाहिए। और इस कार्य को संपन्न करने के लिए राज्य को एक महान शक्ति होनी चाहिए। इस कार्य को करने के लिए प्रतियोगिता समाप्त करनी चाहिए, इस लुईस ब्लैक के अनुसार। 44वां सवाल की फ्रेडरिक लिस्ट पर किन किन लेखकों का प्रभाव पड़ा। फ्रेडरिक लिस्ट पर किन किन लेखकों का प्रभाव पड़ा। तो फ्रांसीसी लेखक क्लौडे दुपिन एवं चप्तल के विचारों का लिस्ट पर कुछ प्रभाव पड़ा। राजनीतिज्ञ अलेक्जेंडर हैमिल्टन के विचारों का विशेष प्रभाव पड़ा था और
फिलाडेल्फिया संघ आदि का लिस्ट पर प्रभाव पड़ा। 45वां सवाल है, लिस्ट के अनुसार अर्थशास्त्र का लक्ष्य था। दोस्तों लिस्ट के अनुसार अर्थशास्त्र का अर्थ क्या था दोस्तों? तो संसार की वर्तमान यही स्थिति एवं अपने विशेष राष्ट्र संबंधों को ध्यान रखते हुए कोई राष्ट्र किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। इसके विपरीत एडम स्मिथ का विश्व राजनीति अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व के समस्त राष्ट्र एक समाज के रूप में सदा शांति में रहते हैं। तो चलिए 46वां सवाल कर बढ़ते हैं कि लिस्ट के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास की कौन सी अवस्था अथवा सीढ़ियां है। तो लिस्ट के अनुसार जो राष्ट्र के आर्थिक विकास की कौन कौन सी अवस्था है और सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के बारे में लिखना है। जंगली अवस्था, पहली अवस्था जंगली अवस्था, दूसरा है चारागाह अवस्था, तीसरी है कृषि व्यवस्था, कृषि अवस्था, चौथी है कृषि निर्माण अवस्था और पांचवी है कृषि निर्माणी वाणिज्य अवस्था। ओके 47वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट का लिस्ट द्वारा उत्पादक शक्तियों की व्यय व्याख्या की बताइए। जो लिस्ट द्वारा उत्पादक शक्तियां उसकी व्यय जो व्याख्या उसको बताना है। किस राष्ट्र की सबसे अधिक शक्तिशाली उत्पादक शक्ति, किस राष्ट्र यानी किस देश की सबसे अधिक शक्तिशाली उत्पादक शक्ति वहीं की दस्तकारियों एवं उद्योग होती है। दस्तकारियों के द्वारा राष्ट्र की नैतिक शक्ति का सबसे अधिक विकास संभव हो पाता है। इसके अलावा उद्योगों द्वारा राष्ट्र के जल एवं वायु शक्ति का उपयोग संभव है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल कर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48वां सवाल है कि संरक्षण पर फ्रेडरिक लिस्ट के विचार लिखिए। एक संरक्षण होता है किसी भी का, तो उसका संरक्षण पर फ्रेडरिक लिस्ट के क्या क्या विचार है उसके बारे में। लिस्ट ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए संरक्षण का समर्थन किया और राष्ट्रीय हितों की जो सुरक्षा है उसके समर्थन किया इस लिस्ट ने। ठीक है, परिणाम स्वरूप जर्मनी की खराब आर्थिक अवस्था लिस्ट के विचारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। इसके अतिरिक्त फ्रांस एवं अमेरिका में इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुओं पर आयात कर लगाकर संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्योगों का विकास हो गया। 49वां सवाल है दोस्तों आपके सामने कि लिस्ट के आर्थिक विचारों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। जो लिस्ट के आर्थिक विचार थे उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि लिस्ट के आर्थिक विचारों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव पड़ा कि यूरोपीय आर्थिक विचारधारा एवं नीतियों पर गहरा प्रभाव, यूरोपीय जो आर्थिक विचारधारा एवं नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, दूसरा है संस्थागत आर्थिक सिद्धांतों की सर्वव्यापकता की मान्यता को गलत घोषित किया था। तीसरा है संरक्षण की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हुई। जो संरक्षण से राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया तो उससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हुई। आर्थिक विकास की अवस्था से देश आर्थिक विकास के शिखर को प्राप्त कर सकता है। जो आर्थिक विकास की अवस्था से, जो आर्थिक विकास होता है उसकी अवस्था से एक देश के आर्थिक शिखर को प्राप्त हो सकता है, देश भी। तो कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार, कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास या आर्थिक विकास के सिद्धांत की कोई 4 मान्यता बताइए। दोस्तों इसकी 4 मान्यता है, कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार और आर्थिक विकास इस सिद्धांत की कोई 4 मान्यता बतानी है। तो श्रम उत्पादन का सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण साधन सर्व उत्पादन, ठीक है, मजदूरी उत्पादन और मजदूरी उत्पादन का सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण साधन तथा संपूर्ण उत्पादन का आधार भी। दूसरा है पूंजीवाद घोषणा एवं पतन की श्रम सीमा। पूंजीवाद घोषणा और श्रम की क्या सीमा है। ठीक है, तीसरा है आर्थिक विकास के लिए संशय आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए संशय आवश्यक है, न कि उपभोग। संशय होना चाहिए, आर्थिक विकास करना है तो संशय भी होना चाहिए, उपभोग होगा तो कमी होगी। वर्तमान शोषित पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए श्रमिक आवश्यक है। दोस्तों जो पूंजीवादी अवस्था है उसको बदलने के लिए ये श्रमिक होना आवश्यक है। 51वां सवाल है कि मार्क्सवाद समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। दोस्तों जो मार्क्सवाद है तो वो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। तो मार्क्सवाद से पहले का समाजवाद आदर्शवादिता एवं भावनाओं से प्रभावित था, जबकि मार्क्स ने एक व्यवहारिक व्यवस्थित कार्यक्रम प्रस्तुत करके समाजवाद को एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक तर्कों पर समाजवाद की स्थापना पर बल दिया। 52वां सवाल है कि कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचारों को बताइए। दोस्तों कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार कौन कौन से उसको बताना है। पहला विचार है इसकी इतिहास की भौतिकवादी अथवा आर्थिक व्याख्या। कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचारों को गिनाना है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स के जो आर्थिक विचार थे तो पहला है इतिहास की भौतिकवादी अथवा आर्थिक व्याख्या। द्वंदात्मक भौतिकवाद, पूंजीवाद का पतन एवं सामाजिक क्रांति, पूंजीवाद का पतन एवं सामाजिक क्रांति। धन का संकेंद्रण एवं आर्थिक संकट, मूल्य का सिद्धांत,
बेसी या आधिक्य का सिद्धांत श्रम लागत सिद्धांत से प्राप्त हुआ है। दोस्तों 53वां सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। 53वां दोस्तों कि कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या को बताइए। दोस्तों जो कार्ल मार्क्स की इतिहास की जो भौतिकवाद की व्यवस्था है उसको बताना विशेषता है। तो ऐतिहासिक घटना समाज की भिन्न भिन्न वर्गों के बीच में निरंतर आर्थिक संघर्षों का परिणाम है। उत्पादन प्रणाली द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जो उत्पादन प्रणाली के द्वारा भौतिक वस्तुओं का तो उत्पादन किया जाता है और उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन संबंधों का निर्माण होता है, लेकिन ये उत्पादन शक्ति उत्पादन प्रणाली केवल एक पहलू का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो 54वां सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। पूंजीपति अतिरेक मूल्य को अधिकतम करने के लिए किन किन तरीकों को अपनाइए। जो पूंजीपति अतिरेक मूल्य को अगर अधिकतम करने के लिए किन किन तरीकों को अपनाना है, तो श्रमिक का श्रम का वह मूल्य जो उसे न मिलकर पूंजीपति के पास जाता है। श्रमिक ने जो मेहनत की है तो उसका वह मूल्य जो उसे न मिलकर पूंजीपति के पास में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक आधिक्य मूल्य के नाम से जानते हैं। तो यही पूंजीपति के अतिरेक मूल्य को अधिकतम करने के लिए, जो अतिरेक मूल्य है उसको अधिकतम करने के लिए किन किन तरीकों को अपनाता है, तो वो पूंजीपति एक श्रमिक होता है, तो उसकी श्रमिक ने मेहनत की तो उस मेहनत के हिसाब से जो पैसे मिलने चाहिए वो न मिलकर एक पूंजीपति के पास में जो एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं तो वही पैसे एक आधिक्य मूल्य कहे जाते हैं, या फिर अतिरिक्त या आधिक्य मूल्य कहते हैं। इसके लिए पूंजीपति अनेक तरीके अपनाता है, जैसे श्रमिकों के कार्य घंटे में वृद्धि करके, मशीनों का उपयोग करके, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाकर आदि श्रमिकों की मेहनत को बढ़ा भी देता है। 55वां सवाल है कि मार्क्स के अनुसार आर्थिक विकास की अवस्था बताइए। मार्क्स के अनुसार आर्थिक विकास किस प्रकार हो सकता है, तो उसको बताना है। पहला है पूंजीवाद से पूर्व, ठीक है, आदिम साम्यवाद, दास समाज, सामंतवाद। दूसरा है पूंजीवाद के रहने की पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। तीसरा है पूंजीवाद के बाद समाजवाद और सामयिक, ठीक है। तो मार्क्स के विचारों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझिए। जो मार्क्स के विचार है तो उस मार्क्स के विचारों में द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसको समझाना है कि यह परिवर्तन के उस क्रम की व्याख्या करता है। जो यह है जो मार्क्सवाद के विचारों में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाना है, तो मार्क्सवाद के किस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिक विचार है तो उसके बारे में, भौतिकवाद है तो उसके बारे में लिखना है कि यह परिवर्तन के उस क्रम की व्याख्या करता है जिसके अनुसार भौतिक संसार में परिवर्तित होते रहते हैं। इस संबंध में मार्क्स का आर्थिक विचारों का विचार यह था कि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया को जन्म देती है। प्रत्येक जो क्रिया है वो प्रतिक्रिया को जन्म देती है एवं दोनों के मध्य संघर्ष के फलस्वरूप नई परिस्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों ये मार्क्सवाद का जो विचार है तो ये विचार था कि द्वंद्वात्मक विचार, जैसे कि आज के जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार में परिवर्तन तो होते रहते, ठीक है, आज का भौतिक संसार। इस संबंध में मार्क्स के आर्थिक विचारों का यह था, मार्क्स के द्वारा जो आर्थिक विचार है तो ये थे कि प्रत्येक क्रिया, कोई भी काम होता है, ठीक है, उसके प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया को जन्म देती है। कोई भी क्रिया होती है, कोई भी काम होता है तो वो एक प्रतिक्रिया को जन्म देता है एवं दोनों के मध्य संघर्ष के फलस्वरूप नई परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो यही मार्क्स के विचारों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। 57वां सवाल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कि पूंजीवाद एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो पूंजीवाद की अंतर्वेशी विशेषता है। दोस्तों पूंजीवादी एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो पूंजीवाद को अंतर्वेशी विशेषता है। किस प्रकार समझाना है? पूंजीवाद एक और अनुसूचित प्रतियोगिता है। पूंजीवाद एक और तो अनुसूचित प्रतियोगिता है। मशीनों का अधिक प्रयोग एवं वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और तो दूसरी ओर श्रमिकों को मजदूरी दरों का निम्न जीवन स्तर पर रखा जाता है। परिणामतः कर्म शक्ति घटती है किंतु अति उत्पादन की पेचीदा घटना उपस्थित हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो पूंजीवाद की एक ऐसी विनाशकारी घटना है, शक्ति है, तो जो पूंजीवाद है वो एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो पूंजीवाद को अंतर्वेशी विशेषता है पूंजीवाद की। तो क्या है कि पूंजीवाद में एक और तो अनुसूचित प्रतियोगिता, मशीनों का अधिक प्रयोग एवं वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ओके, और दूसरी ओर जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उसकी मजदूरी दरों का निम्न जीवन स्तर पर स्थिर रखा जाता है। मजदूरों की जो मजदूरी होती है वो फिक्स एक निम्न स्तर की रखी जाती है। परिणामतः कर्म शक्ति घटती है। जो कर्म शक्ति, जो काम किया जाता है उसकी शक्ति तो क्या है, उसकी तो कार्य शक्ति यानी कि जो श्रम मिलता है, उसको मजदूरी मिलती है, तो वो भी तो घटती है, किंतु अति उत्पादन की पेचीदा घटना उपस्थित हो जाती है। तो यानी कि जो एक श्रम मेहनत के द्वारा श्रमिक को मजदूरी दी जाती है तो श्रमिक का भी फायदा होता है और रिजल्ट भी मिल जाता है, यानी उत्पत्ति भी हो जाती है और उसकी भी फायदा हो जाता है, श्रम का भी
ठीक है, श्रम का मजदूर करने वाला। तो इन दोनों का फायदा होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो पूंजीवादी के हिसाब से टेक्नोलॉजी आ गई, तो पूंजीवाद में मशीन आ गई, ठीक है, तो मशीन आ गई तो उत्पादन तो इतना का इतना होता है, लेकिन जो पैसा मजदूर को मिलना चाहिए वो मशीन ने मजदूर को नहीं देने दिया। तो यही एक क्या है, पूंजीवाद की अंतर्वैश्विक विशेषता। ओके, 58वां सवाल है कि मार्क्स का मूल्य का श्रम सिद्धांत। दोस्तों वैसे इस क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और अगले सवाल की ओर कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तब तक मैं आप सभी के बीच में ये सीरीज को कंप्लीट करवा ही रहूंगा। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं।